स्वप्न में तो हर कोई जा सकता है, वहां हमें कोई रोकने के लिए नहीं रहता। तो आप सभी जन मेरे साथ एक अंतरिक्ष की सैर पर चलना चाहेंगे? सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जन अपनी आंखें बंद कर लीजिए 10 सेकंड के लिए और इमेजिन करिए कि अभी आप जहां बैठे हैं वो एक रॉकेट की सीट है और ये रॉकेट अभी लॉन्च होने वाला है। और जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो आप सभी जन जानते हैं कि एक काउंटडाउन होता है। तो वो काउंटडाउन है, आप सभी जन मेरे साथ जरूर करिएगा। आंखें बंद कर लिए सभी जन? कंफर्म, कोई चीटिंग नहीं कर रहा? ओके, तो हम काउंटडाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गेस व्हाट, आंखें खोल लीजिए और देखिए क्या नजर आ रहा है आप सभी को। कोई बता सकता है कि क्या है जो नजर आ रहा है हम सभी को? यस, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड बढ़ता ही जा रहा है, आज भी बढ़ता ही जा रहा है, स्केल एक्सपांड होते जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में करीब करीब उनका कहना है कि 10 to the power 11 गैलेक्सीज मौजूद है, यानी कि 10 के आगे आप 11 जीरो लिख दो, उतनी आकाश गंगाएं हमारे पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। और उनमें से एक आकाश गंगा हमारी मिलती है, यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। देखिए आप सभी को नजर आ रहे होंगे बिलियंस ऑफ स्टार्स, बट इन बिलियंस ऑफ स्टार्स में एक ऐसा लिविंग स्टार छुपा हुआ है जिसे हम हमारी पृथ्वी से रोज देखते हैं, जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। वो लिविंग स्टार, वो जीवित तारा इसी आकाश गंगा में कहीं तो भी छुपा हुआ है, जो कि हमारे पूरे सौर मंडल में 99.86% द्रव्यमान यानी कि मास कवर करता है। वो है विशाल तारा यानी कि हमारा सन, सूरज। ये इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब करीब अपने अंदर 13 लाख के आसपास पृथ्वी समा सकता है, इतना विशाल तारा हमारे सौर मंडल में मौजूद है। और इसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से एक अद्भुत चमत्कार हमें हमारे सौर मंडल में नजर आता है कि हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं यानी कि 8 ग्रह, वो सभी इस सन के इर्द गिर्द परिक्रमा शुरू कर देते हैं, इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं और हमारे अंतरिक्ष के सफर को और हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे सौर मंडल में मौजूद उन 8 ग्रहों को बहुत नजदीकी से जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस ग्रह से। जरा बताइए कौन सा है ये प्लैनेट? थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, ये कुछ चांद की तरह दिखाई दे रहा है, बट ये तो चांद नहीं है। और पहली बात कि चांद तो कोई प्लैनेट ही नहीं है, चांद क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये चांद नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? यस, ये है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे पहला प्लैनेट है और सबसे छोटा है ये, और सन के नजदीक रहता है, खास बात। और देखिए सन के नजदीक रहकर बेचारा कितना काला पड़ गया है। नहीं काला नजर आ रहा आपको? मर्क्यूरी दिखाई दे रहा है काला सर, है ना? तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा कलर करके देखते हैं, थोड़ा मेकओवर जो है हम इस मर्क्यूरी को देख के देखते हैं, क्योंकि आजकल सभी जन मेकअप करते हैं और मेकअप के बाद बहुत सुंदर नजर आते हैं। तो इस मर्क्यूरी के साथ हम इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा कलर करके देखते हैं और जरा देखिए कि मेकअप के बाद मर्क्यूरी कितना सुंदर नजर आ रहा है। सो देखिए बताना ये है कि ये इस प्लैनेट मर्क्यूरी की अब तक पाई गई सबसे ज्यादा कलर इनहांस्ड इमेज है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर यानी कि कोई वातावरण मौजूद नहीं है और ना ही इस मर्क्यूरी का कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद पाया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। दूसरा ग्रह कौन सा होता है? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, जिसे हमारी पृथ्वी के जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। बट यदि हम इस प्लैनेट पे जीवन के बारे में सोचते हैं, सो आप सभी ने सुना होगा कि बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि हम फ्यूचर में प्लैनेट मार्स पे रह सकते
बट देखा जाए तो शुक्र यानी कि वीनस भी तो हमारे बाजू ही है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते? ये बता सकते हैं क्या वजह हो सकती है? एसिड रेन। सो देखिए, भले ही वीनस के पास इसका खुद का एटमॉस्फेयर है यानी कि वातावरण मौजूद है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस से घिरा हुआ है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि वीनस के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो करीब करीब 98% के आसपास मौजूद है। और उस गैस की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो भी हमारे सन से लाइट रेज आती है उनको वो पकड़ती है यानी कि ट्रैप्स करती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पाया कि वीनस का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पहुंच जाता है 460 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि फ्यूचर में कोई एस्ट्रोनॉट इस वीनस पे कदम भी रखता है तो वो वहां पे जिंदा यानी कि सरवाइव नहीं रह सकता। और साथ ही आपको वीनस पे कुछ चमकीले सफेद धब्बे नजर आ रहे होंगे। कहा जाता है कि ये जो चमकीले सफेद धब्बे हैं ये इस शुक्र ग्रह पे पाए गए बादल हैं यानी कि क्लाउड्स है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। इस प्लैनेट वीनस पे यानी कि शुक्र ग्रह पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब की बारिश पाई जाती है। तो सोचिए कि कोई एस्ट्रोनॉट भला वीनस पे क्यों जाना चाहेगा? जाना चाहेगा कोई एस्ट्रोनॉट? नहीं जाना चाहेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी पृथ्वी से, जो कि बहुत सुंदर है, जो एक गोल्डीलॉक एक हैबिटेबल जोन में पाई जाती है। हमारे सन से करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर हमारी पृथ्वी पाई जाती है। सो आप सभी जन देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे करीब करीब 71% के आसपास पानी मौजूद है और 29% के आसपास लैंड यानी कि जमीन पाई जाती है। और जो जमीन है वो 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 खंड में विभाजित हुई है और 5 ओशंस यानी कि महासागर हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा खंड पाया जाता है इंडिया, वो है एशिया कॉन्टिनेंट की, जहाँ पे हमारा इंडिया यानी कि भारत पाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट पाया जाता है। देन यूरोप, साउथ अमेरिका जहाँ पे अमेज़न की सबसे बड़ी नदी और अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका, द लार्जेस्ट ओशन जो कि हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसे कंगारू का देश इस नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका, जो कि साउथ पोल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चौथे ग्रह की तरफ। चौथा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? यस, मार्स। सो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि फ्यूचर में हम इस प्लैनेट मार्स पे रह सकते हैं। अब क्यों कहते होंगे ऐसा? वो कोई बता सकता है क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने मार्स को ही चुना हमारा फ्यूचर प्लैनेट? क्योंकि बहुत सी समानताएं हमारी पृथ्वी में और इस मंगल ग्रह में पाई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी एक गोल्डीलॉक जोन में पाई जाती है, ना ही सन से एकदम नजदीक और ना ही सन से बहुत ज्यादा दूर, वैसे ही मंगल ग्रह को एक गोल्डीलॉक एक जोन में ही पाया गया है। जैसे हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे में पूरा होता है, वैसे ही मंगल ग्रह पर एक दिन करीब करीब 24 घंटे के आसपास पूरा होता है। जो सूर्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, वही सूर्य प्रकाश इस मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब करीब 12 मिनट का समय लेता है। सो वैज्ञानिक कहते हैं कि अरबों सालों पहले इस मंगल ग्रह के पास पानी मौजूद था, बट इस प्लैनेट के साथ एक हादसा हुआ जिसके बाद वो जो पानी है वहां से पूरी तरीके से उड़ गया। बट कुछ वैज्ञानिकों की कुछ रिसर्च सामने आई है और उनका कहना है कि इस प्लैनेट मार्स पे अभी भी पानी मौजूद है। जैसे हमें हमारी पृथ्वी पर 2 पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही 2 पोल साइंटिस्ट को इस प्लैनेट मार्स पे मिले हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और उनका कहना है कि ये जो पोल्स है ये ड्राई आइस की कैप से घिरे हुए हैं और इनके नीचे सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी मौजूद है। यदि फ्यूचर में किसी तरह ये जो आइस है ये मेल्ट हो जाता है तो मार्स का कुछ सरफेस एरिया जो है वो पानी से कवर हो सकता है, जिसकी वजह से उनका मानना है
कि हम इस फ्यूचर में इस प्लैनेट मार्स पे रह सकते हैं, बट बिना टेक्नोलॉजी के हम इंसान इस प्लैनेट मार्स में सरवाइव नहीं रह सकते, यानी कि जिंदा नहीं बच सकते, क्योंकि भले ही इस मंगल ग्रह के पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, बट इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जैसे हमारी पृथ्वी के पास मौजूद है, जो कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमको बचा सकती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पांचवें ग्रह की तरफ। पांचवा ग्रह कौन सा? जुपिटर। यस, ये है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। सबसे तेज घूमने वाला यदि कोई प्लैनेट हमारे सौर मंडल में मौजूद है तो वो है जुपिटर। सो कहा जाता है कि जब हमारे सौर मंडल की रचना हो रही थी, यानी कि जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, तो जो सबसे पहले जो विशाल ऑब्जेक्ट बना था वो था हमारा सन, यानी कि सूरज, जिसने सबसे ज्यादा मास कवर किया। बट उसके बाद जो पहला प्लैनेट हमारे सौर मंडल में बना वो था जुपिटर। इसका मास सबसे ज्यादा है और इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये फास्ट रोटेट करने वाला प्लैनेट है। सो वैज्ञानिकों ने पाया कि जुपिटर का एक दिन ही करीब करीब 10 घंटे में पूरा हो जाता है। तो सोचिए कि कितना फास्ट जुपिटर अपनी एक्सिस पे घूमता होगा, और इतना तेज घूमने की वजह से जुपिटर पे बहुत से तूफान भी आते रहते हैं। तो जुपिटर का एक तूफान है जो कि इसके ऊपर काफी सालों से मौजूद है, बहुत चर्चित तूफान है ये, जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। और इस तूफान के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तूफान ही जुपिटर पे इतना बड़ा तूफान है कि अपने अंदर पृथ्वी जैसे 2 से 3 प्लैनेट समा सकता है। इतना बड़ा तूफान इस जुपिटर पे आज भी मौजूद है। तो सोचिए कि पूरा जुपिटर हमारे सौर मंडल में कितना बड़ा होना चाहिए। सो वैज्ञानिकों ने बहुत से कैलकुलेशन किए और उन्होंने कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि करीब करीब 1300 यानी कि 1300 के आसपास अर्थ लाइक प्लैनेट इस पूरे विशाल जुपिटर में फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा जुपिटर हमारे सौर मंडल में मौजूद है और इसके पास अभी पूरी तरीके से करीब करीब 96 मून्स यानी कि 96 चांद पाए जाते हैं, और उनमें से जो 4 चांद है वो साइज में बहुत बड़े रहते हैं, जिन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी ने पिज्जा जरूर खाया होगा। मुझे पिज्जा की याद तो नहीं आ रही है, बट जब भी मैं इस चांद को देखता हूँ तो साइंटिस्ट का वो स्टेटमेंट जरूर याद आता है कि वो कहते हैं कि ये जो आयो है ये कुछ पिज्जा की तरह दिखाई देता है। बट इसकी सुंदरता पे मत जाइए आप, जितना ये सुंदर आपको दिखाई दे रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक है ये आयो, क्योंकि इस आयो के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि इस चांद पे आज भी बड़े बड़े ज्वालामुखी एक्टिव कंडीशन में मौजूद है और 100 से भी ज्यादा लावा की नदियां जो है वो इस चांद पे पाई जाती है। तो सोचिए कि कितना खतरनाक होगा ये चांद। दूसरा चांद है यूरोपा, जो कि पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पे आइसी ग्लेशियर्स और बर्फ की नदियां पाई जाती है। नेक्स्ट इज गैनमेड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है, और चौथा चंद्रमा है कैलिस्टो। इन चारों चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें पहली बार सर गैलीलियो ने टेलीस्कोप्स के द्वारा देखा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह कौन सा होता है? कंफर्म? सैटर्न ही है ये? कुछ गायब नहीं है। इसकी रिंग्स फिलहाल यहाँ से कहीं तो भी गायब दिखाई दे रही है। तो जितने भी आउटर प्लैनेट्स हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं उन सभी के अराउंड रिंग्स पाई जाती है। किसी के अराउंड बहुत थीन यानी कि पतली रिंग्स मिलती है और किसी के अराउंड बहुत ज्यादा थिक रिंग पाई जाती है। तो सैटर्न की इमेजेस में भी आप सभी ने सैटर्न के अराउंड रिंग्स देखी, बट वो जो रिंग्स है हमको यहाँ पे प्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से वो रिंग्स हम आपको नहीं दिखा सकते। सो मोर देन 30 रिंग्स जो है वो इस सैटर्न के अराउंड पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा थिक रहती है, आईसी डस्टी पार्टिकल से वो बनी रहती है। सो वो रिंग्स कैसे बनी? सो वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटर्न का एक चांद जो है इसके नजदीक पहुंचा, उस समय सैटर्न का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खतरनाक था। इतना खतरनाक था कि जब वो चांद इसके करीब पहुंचा तो उस चांद के बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए, तो काफी ज्यादा कचरा यानी कि डेब्रिस भी जो है वो वहां पे निकली। तो जो डेब्रिस थी वो इस प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने ज्यादा स्पेस में नहीं जाने दी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पाया कि वो जो डेब्रिस थी वो काफी सालों के बाद एक रिंग के दरमियान हमें सैटर्न के अराउंड देखने को मिली।
सैटर्न जो है हमारे सौर मंडल में सेकंड गैसियस जायंट है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटर्न इतना बड़ा है कि करीब करीब अपने अंदर 800 से लेके 1000 अर्थ फिट कर सकता है। इतना बड़ा सैटर्न हमारे सौर मंडल में मौजूद है। और नाउ सैटर्न को अभी हमारे सौर मंडल में किंग ऑफ मून के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। सो किसी को अंदाजा है कि एट रिसेंट सैटर्न के पास कितने चांद मौजूद है? तो बता सकता है? 160। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। किसी को और अंदाजा लगाना है कितने चांद है सैटर्न के पास? 187 भी नहीं है। चलिए मैं आपको अंदाजा दे देता हूँ, एक क्लू दे देता हूँ। तो एट प्रेजेंट जो सैटर्न के पास जो चांद पाए जाते हैं वो 100 से ऊपर है, लेकिन 150 में 4 से कम है। 146। यस। सो 146 करीब करीब 146 मून्स जो है वो इस सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के पास मिलते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूरेनस की तरफ, यानी कि अरुण ग्रह की तरफ। सो ठंड लग रही है क्या सभी को? नहीं। लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमारा सफर बहुत आगे निकल चुका है और ये इतना आगे बढ़ चुका है कि अभी हम 7वें ग्रह को देख रहे हैं। और जो 7वां ग्रह है यूरेनस, ये अभी हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ठंडा है, यानी कि कोल्डेस्ट है। इसका जो तापमान देखने को मिलता है वो करीब करीब -224 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा ठंडा है ये प्लैनेट हमारे सौर मंडल में। अब अगर आप सौर मंडल की रचना देखते हैं तो मर्क्यूरी हमारे सन से नजदीक रहकर भी गर्म नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। और नेपच्यून हमारे सौर मंडल का सबसे लास्ट प्लैनेट होकर कोल्डेस्ट नहीं है, बट उसके पहले जो प्लैनेट मिलता है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सबसे ज्यादा ठंडा है, क्योंकि इस प्लैनेट का झुकाव जो है ये अपनी एक्सिस पे करीब करीब इस तरह 98 डिग्री के आसपास हो चुका है। और इस झुकाव के कारण बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लैनेट यूरेनस पे सनलाइट उतनी प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती जितनी प्लैनेट नेपच्यून तक पहुंचती है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि यूरेनस जो है ये हमारे सौर मंडल में अभी सबसे ज्यादा ठंडा है, यानी कि कोल्डेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह की तरफ। तो आखिरी ग्रह कौन सा है ये? यस, ये है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, जो कि यूरेनस की तरह ही बर्फ का बना हुआ है, क्योंकि ये कुछ नीले कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्लैनेट रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को एमिट करता है। और इसके बारे में एक बहुत खास बात कही जाती है, एक बहुत पिक्यूलर फीचर जो है वो इस प्लैनेट नेपच्यून के बारे में पाया गया है, क्योंकि इसे हमारे सौर मंडल में सबसे अमीर पाया गया है। क्या इसके पास पैसा है क्या? डायमंड्स है ना इसके पास। सो इसके पास एक ऐसी कीमती, एक ऐसी प्रीशियस वैल्यूएबल चीज पाई जाती है, वो है डायमंड्स यानी कि हीरे। सो वैज्ञानिकों ने पाया कि नेपच्यून का एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक है कि इसके एटमॉस्फेयर में जो मीथेन नाम की गैस पाई जाती है, उसके जो कार्बन एटम्स है वो इस प्लैनेट के खतरनाक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से धीरे धीरे कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और कंडेंस होकर क्रिस्टल्स के फॉर्म में इस प्लैनेट नेपच्यून पे डायमंड्स बरसाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लैनेट नेपच्यून पे डायमंड्स बरसते हैं। सो मेरे शो में मैं हमेशा जो ये सवाल बच्चों से पूछता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई तो होगा जो फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनना चाहेगा। कौन कौन है जिसे फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनना है? कोई है यहाँ पे? कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है? चलिए लगता है किसी की यहाँ पे ख्वाहिश नहीं है एस्ट्रोनॉट बनने की। देखिए सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों के लिए मेरा ये सवाल रहता है कि क्या वो इस प्लैनेट नेपच्यून पे जाना चाहेंगे वो डायमंड्स को कलेक्ट करने के लिए? क्योंकि स्टिल डायमंड्स वहाँ पे बरस रहे हैं, बट वहाँ पे कोई कलेक्ट करने के लिए नहीं है। सोचा जाए तो हम वहाँ पे जाने के बारे में सोचते भी है तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि शायद हमारी पृथ्वी के पास उतना फ्यूल नहीं है कि हमें वहाँ तक पहुँचा दे, क्योंकि ये प्लैनेट बहुत दूरी पर है हमारी पृथ्वी से। करीब करीब 4.3 बिलियन किलोमीटर दूरी के आसपास नेपच्यून जो है वो हमारी पृथ्वी से पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे सैटर्न के चांद के साथ हुआ,
सेम हमारे साथ हो सकता है यदि हम इसके वातावरण को छूते भी है। इतना ज्यादा खतरनाक है यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उन डायमंड्स के साथ क्या होता है? वो जो डायमंड्स है जैसे जैसे इस प्लैनेट की कोर तक जाना शुरू हो जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वापस से कार्बन के फॉर्म में बाहर निकल पड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे सदस्य से जो कि कभी हमारे सौर मंडल में 9th प्लैनेट के रूप से जाना जाता था। ये है प्लूटो। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि प्लैनेट वो है जो कि 3 नियमों को मानता है। तो पहला नियम उन्होंने बताया कि प्लैनेट वो है जो कि किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता होगा। प्लैनेट वो है जिसके पास एक स्फेरिकल शेप यानी कि एक गोलक आकार मौजूद होगा और उसके पास उतनी ग्रेविटी मौजूद होगी ताकि वो उसके आकार को पकड़ के रखता होगा। और तीसरा नियम उन्होंने बताया कि प्लैनेट वो है जो कि अपने ऑर्बिट को क्लियर करता रहता होगा, यानी कि उसके पास एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट यानी कि एक स्वतंत्र कक्षा पाई जाएंगी। बट इस प्लूटो के बारे में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लूटो जो है ये केवल 2 नियमों को मानता है, पहले 2, बट तीसरे नियम में ये प्लूटो जो है ये फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के डॉर्फ यानी कि बौने ग्रह की कैटेगरी में डाला। और ऐसे ही प्लूटो जैसे बौने ग्रह हमें हमारे सौर मंडल में करीब 5 मिलते हैं। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में बौना ग्रह पाया जाता है सीरीज के नाम से, और एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मार्स के बाद आता है, और बाकी के जो बौने ग्रह रहते हैं वो काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। काइपर बेल्ट जो है वो नेपच्यून के बाद आता है, जिसमें प्लूटो के साथ एरिस, मैग्मेट और होमिया के नाम से बौने ग्रह पाए जाते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन अ स्फीयर यानी कि गोलक पर विज्ञान यही समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को हमारा शो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।